हेलो इकोनॉमिस्ट। तो ये इंटरमीडिएट मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का लेक्चर 10 है और इसमें हम एंटी डेरिवेटिव देखेंगे जिसे हम इंटीग्रेशन भी करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये डेरिवेटिव का और भी टॉपिक है जो हमने नहीं किया है अभी। इसलिए नहीं किया क्योंकि उसका यूज उतना फ्रिक्वेंट नहीं होता है, यानी कि जो बेसिक हमें चाहिए था उससे वो थोड़ा ऊपर हो जाएगा, उसका यूज उतना फ्रिक्वेंट नहीं होगा और वो अभी बहुत टाइम ले लेगा, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया। और मैंने सोचा कि सबसे पहले जो सबसे बेसिक चीज़ें हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की वो आपको जाननी चाहिए, क्योंकि इनका यूज बहुत फ्रिक्वेंटली होता है। यानी कि आप मान चले कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं माइक्रो, उसका एक इंटीग्रल पार्ट है। तो इस तरह से करके इस कारण से हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले हम बेसिक चीज़ों को सीख लेते हैं। तो बेसिक चीज़ों को सीखने के बाद उन सभी टॉपिक को हम फिर से बाद में उठाएंगे और उसके जो एडवांस पोर्शन है उसे देखेंगे। ठीक, तो यहाँ हम सिर्फ बेसिक्स ही देख रहे हैं। तो उसी सीक्वेंस में ये एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन इन इट्स बेसिक रूल। अब यहाँ भी देखिए कि मैंने बेसिक रूल्स लिखा हुआ है, क्योंकि इसके भी जो एडवांस टॉपिक है, जैसे इसके और भी कुछ रूल्स होते हैं इंटीग्रेशन के, कुछ कॉम्प्लेक्स फंक्शन के, तो वो भी हमारे यूज में शायद ही कभी आते हैं। मैंने तो अभी तक नहीं देखा कि वो कभी यूज हुआ हो इकोनॉमिक्स में, लेकिन हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं कि कभी नहीं होगा। तो फिर भी जो भी हो उसे हम बाद में देखेंगे, उसे हम अभी नहीं देखेंगे। अभी हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की जो सबसे बेसिक चीज़ें जिससे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं उन्हें सबसे पहले कवर करेंगे, उसके बाद हर टॉपिक के एडवांस पोर्शन को भी देखेंगे। ठीक, तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये एंटी डेरिवेटिव क्या होता है। अब एंटी डेरिवेटिव क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई एक फंक्शन होता था, जैसे हम लिखते थे y इज फंक्शन ऑफ x, इस तरह से। उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव निकालते थे dy dx, और यहाँ पे आप डॉट दे सकते हैं जो कि इंडिकेट करता है कि इस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव निकाला है। अब इसी प्रोसेस को अगर आप उल्टा कर दें, यानी कि आपके पास ये दिया हुआ हो, डेरिवेटिव करके दिया हुआ हो, और आपको उससे ओरिजिनल फंक्शन निकालना हो, तब ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? एंटी डेरिवेटिव। इसे ही हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन कहते हैं। यानी इससे ये निकालना, इस फंक्शन से ओरिजिनल फंक्शन निकालना, वो क्या कहलाएगा? वो प्रोसेस एंटी इंटीग्रेशन कहलाएगा। तो उसी के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, उसे हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। हमने डेरिवेटिव में क्या देखा था? जैसे मान लीजिए कोई एक फंक्शन दिया हो y इज इक्वल टू 5x²। तो डेरिवेटिव में हम क्या करते थे? हम इसमें 1 माइनस कर देते थे एक्सपोनेंट में। अगर इसका dy dx निकालना है तो हम क्या कर देंगे? इसके एक्सपोनेंट में 1 माइनस कर देते थे। यानी कि यहाँ हो जाएगा क्या? 5 इंटू 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और x में 1 माइनस हो जाएगा, यानी 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा 10x, इसका ये आंसर हो गया। ठीक, अब मान लीजिए आपको फंक्शन दिया हुआ हो, यानी कि ये डेरिवेटिव करके दिया हुआ है आपको इस तरह से। अब आपको इससे ओरिजिनल फंक्शन निकालना है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं आप कि इसका जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो सबसे पहले तो ये डेरिवेटिव नहीं, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन का साइन आप यूज करेंगे, और यहाँ पे जो फंक्शन है यानी कि f(x) जो फंक्शन है, ये f प्राइम x वो फंक्शन होगा, और यहाँ पे हम लिखते हैं dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और उसका जो रूल होता है उसमें क्या होता है कि इस बार हम क्या करते हैं कि ये जो एक्सपोनेंट है, ये जो वेरिएबल है, इसके एक्सपोनेंट पे हम 1 प्लस कर देते हैं। जैसे यहाँ 10 है और ये x है और इसमें एक्सपोनेंट 1 है, तो हम उसमें क्या करेंगे? 1 एक और 1 ऐड कर देंगे, और उसके बाद ये जो आ रहा है यहाँ पर ऐड करके उसे हम यहाँ भी लिख देंगे। तो इस तरह से करके आप क्या देखेंगे कि ये फिर से क्या हो गया? 5x², यानी कि ये यही वाला ओरिजिनल फंक्शन आपका हो गया। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कि ये y जो होता है ये कुछ इस तरह होता है, y इज इक्वल टू 5x² प्लस 6, तो भी इसका डिराइवेटिव क्या होता है? फिर से इसका dy dx वही होता, 10x ही होता, क्योंकि ये हो जाएगा 0, 6 का डिराइवेटिव 0 हो गया। तो इसीलिए जब हम एंटी डिराइवेटिव करते हैं, जैसे कि एंटी डिराइवेटिव यानी इंटीग्रेशन करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि ये हमेशा जो भी इंटीग्रेशन हम निकालते हैं उसके साथ हम एक सी जो कांस्टेंट जोड़ देते हैं, सी।
जो कि इसे रिप्रेजेंट करता है। अब इंटीग्रेशन से ये पॉसिबल तो नहीं है कि आप पता कर ले कि यहाँ 6 था या 10 था, क्योंकि 10 भी होगा तो यहाँ 10x से आएगा, 100 भी होगा तो वहीं आएगा, वो तो पता नहीं चलेगा। लेकिन इतना आप कर सकते हैं कि c क्या है, कोई एक कांस्टेंट हो सकता है ओरिजिनल फंक्शन में। वो या तो 0 हो सकता है, जैसे इस कॉन्टेक्स्ट में c क्या है, 0 है, और इस कॉन्टेक्स्ट में c क्या है, 6 है। ठीक, तो ये प्रोसेस होता है, यानी कि जस्ट उलट हम जाते हैं। तो यही इसी चीज़ को हमेशा यूज करना है। अब जैसे कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। अब जैसे कि मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ है आपको, जो x का फंक्शन है, और वो इस तरह से कोई कांस्टेंट है k, वो कोई कांस्टेंट k है, तो इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे। अब देखिए इसमें मैंने प्राइम नहीं लगाया है, लेकिन आपको इंटीग्रेशन जब करने के लिए कहा जाता है तो आप ये मान के चलिए कि ये किसी चीज़ का डिराइवेटिव होगा और उसी का हमें ओरिजिनल जो फंक्शन था वही निकालना है। तो इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये सिंबल देंगे आप, उसके बाद यहाँ f(x) यानी कि जो फंक्शन होगा उस फंक्शन को हम यहाँ लिखेंगे और फिर यहाँ पर देंगे dx। तो ये f(x) की जगह पे क्या है, k है, इसका मतलब हम इसे ऐसे लिखेंगे k dx, और उसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कि k के साथ क्या है, x है, जिसमें एक्सपोनेंट 0 है, तो उस 0 में आप वहाँ यहाँ 1 ऐड कर देंगे, और यहाँ 1 हो रहा है तो नीचे भी 1 लिखेंगे। तो नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, तो उसे हम नहीं लिखेंगे, और उसके साथ हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट जोड़ देंगे, यानी कि एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे। जैसा कि मैंने कहा कि आपको हमेशा एक कांस्टेंट ऐड कर देना है, यानी कि इस तरह से ये आपका क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा kx प्लस सी। ठीक, अब kx प्लस सी क्या है, ये आपका ओरिजिनल फंक्शन है। अब कैसे है, जैसे कि अगर ये ओरिजिनल फंक्शन है तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव करने पर ये आना चाहिए। तो अब जैसे मान लीजिए ये कोई ओरिजिनल फंक्शन है, मैं कैपिटल F दे रहा हूँ क्योंकि ये ओरिजिनल फंक्शन को डिनोट कर रहा है। तो ये ओरिजिनल फंक्शन है, और जब आप इसका डिराइवेटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब मान लीजिए कि ये f(x) डिराइवेटिव है ओरिजिनल फंक्शन का, तब ये क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा k और यहाँ होगा 0, यानी कि ये वाला पोर्शन देख रहे हैं ओरिजिनल आपका आ गया, जिसका हमने डिराइवेटिव इंटीग्रेशन किया और इस ओरिजिनल फंक्शन को लाया। तो यही प्रोसेस सभी जगह अप्लाई होता है, और यही रूल है, यही आपको एप्लीकेशन में आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। लेकिन फिर भी कुछ स्पेशल एग्जांपल में दे देता हूँ जहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे कि एक चीज़ जो आपको डिराइवेटिव में जाननी चाहिए, ये अगर आपको 1 का डिराइवेटिव निकालना है, यानी कि f(x) = 1 दिया हो, तो आपको सिंपली क्या लिखना होता है, आपको ये इंटीग्रेशन का सिंबल देना होता है, और 1 यहाँ नहीं लिखा जाता है, यहाँ सिंपली dx लिखा जाता है। यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने यहाँ k लिखा है तो यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 भी एक कांस्टेंट ही है। इसको आप सिंपली ये सिंबल देंगे इंटीग्रेशन का और dx लिखेंगे, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, x⁴ है, तो यहाँ x⁴ हो जाएगा, क्योंकि 0 में हम 1 जोड़ेंगे, तो यहाँ x हो जाएगा और प्लस c। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन था इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब एक और कन्फ्यूजन हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक फंक्शन दिया है f(x), और ये कुछ इस तरह है 5x² प्लस 4x प्लस 6। अब इस टाइप का फंक्शन है, यानी कि यहाँ बहुत सारे टर्म्स हैं, तो इसका इंटीग्रेशन का रूल क्या होगा। तो इसका इंटीग्रेशन का रूल में कुछ चेंज नहीं है, बस जैसे डिराइवेटिव में हम करते थे कि सबका डिराइवेटिव कर देते थे, इसी तरह सबका इंटीग्रेशन कर देंगे। यानी कि सिंपली हम यहाँ क्या करेंगे कि जैसे हमें इसका क्या लेना है, इंटीग्रेशन करना है हमें इसका, तो हमने यहाँ लिखा इंटीग्रेशन का सिंबल दिया, फिर यहाँ f(x) लिखा और फिर यहाँ dx लिखा। अब इसका एक एक करके हम इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि यहाँ हम लिखेंगे ये इंटीग्रेशन का सिंबल, उसके बाद 5x² dx, फिर यहाँ पर हो जाएगा 4x dx, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 6 dx। इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, वो भी एक रूल है कि जब ये कांस्टेंट होता है किसी वेरिएबल के साथ, आप इसको बाहर भी लिख सकते हैं, यानी कि ये यहाँ पर आ जाएगा और इस तरह से यहाँ हो जाएगा x²
dx प्लस 4x dx प्लस 6 को आप सिंपली यहाँ लिख सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं dx। तो इस तरह से करके भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, जो वही पावर फंक्शन रूल मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन का, वही यूज करना है। यानी कि ये 5 तो यहाँ रहेगा ही, ये x के एक्सपोनेंट में 1 प्लस हो जाएगा, यानी 2 है तो 3 हो जाएगा, और ये 3 कहाँ होगा, ये नीचे भी चला जाएगा। उसके बाद इसमें भी ऐसा ही हम करेंगे, यहाँ पर 4 है और x पर 1 है एक्सपोनेंट, तो यहाँ 2 हो जाएगा और ये 2 नीचे चला जाएगा। और फिर यहाँ पर भी क्या है, यहाँ 6 है और 6 है और ये यहाँ पे 1 है, यानी कि कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। कुछ नहीं है मतलब x टू द पावर 0 है, तो वहीं x टू द पावर 0 है तो उसमें 1 ऐड कीजिएगा तो यहाँ x हो जाएगा। और इस तरह से ये सोल्व हो जाएगा और इसके साथ हमें एक कांस्टेंट ऐड कर देना है। इस तरह से जब आप इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो 5x² 3 ऐसे ही लिखना ज़्यादा सही है, लेकिन ये सिंप्लीफाई हो सकता है, यानी कि आप यहाँ इसे 2x² लिख सकते हैं और यहाँ 6x तो है ही और ये c कांस्टेंट हो गया, तो ये आपका निकल गया इंटीग्रेशन। तो यही सिंपल रूल जो है आपको बार बार एप्लीकेशन में आएगा। और एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया जो कि बहुत सिंपल रूल है, एक और भी चीज़ें हैं इंटीग्रेशन में, मैं अभी उस पर नहीं जा रहा हूँ, बाद में जाऊँगा उस पर। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल, इनडेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। अब इस यानी कि डेफिनिट इंटीग्रल भी होता होगा, तभी तो हम इसे इनडेफिनिट कर रहे हैं। तो हाँ, डेफिनिट इंटीग्रल भी होता है। उसमें क्या होता है कि x की कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुई होती हैं और उसे हमें सोल्व करना होता है। अब यहाँ आप ये मत समझिएगा कि x की कोई वैल्यू दी हुई है, मान लीजिए 5 दिया हुआ है तो हम यहाँ 5 5 5 करके रख देंगे तो ये सोल्व हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। डेफिनिट इंटीग्रल का अपना कुछ एप्लीकेशन है, ये सिंपल डिराइवेटिव की तरह x का वैल्यू रख के सोल्व नहीं होता है, इसके कुछ रूल्स हैं, तो वो मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं इसे यहीं पे रहने देता हूँ और मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। और जहाँ तक रेफरेंस की बात है, चैप्टर 14 देख लीजिएगा आप स्वाम आउटलाइन का, उसमें अच्छे से ये सब चीज़ें दी हुई हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं कि लॉगरिदमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, उसको भी मैंने बात के लिए छोड़ दिया है क्योंकि वो भी कम ही आता है, इसलिए बाद में मैं उस पर भी जाऊँगा। लॉगरिदमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे मैं अलग से आपको बताऊँगा, उसके डेरिवेटिव, उसका इंटीग्रेशन और उसका यूज़। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। और जो लोग टीचमिन क्लासरूम की मेंबर नहीं है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी गए हैं, आप टीचमिन क्लासरूम जरूर ज्वाइन करें। देयर इज़ नो इनरोलमेंट फी, there is only a course fee, so you can enroll and see if you should do the course or no. Thank you.